अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेयर्स। आज बात करेंगे पिंडीज और कोयटा के मैच पे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन भाई और सईद भाई। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इट्स ऑल ओवर फॉर पिंडी नाउ। लग तो पिंडी का यही रहा किस्सा है। पिंडी का किस्सा इस टूर्नामेंट में तमाम हो गया मेरे ख्याल से। तो ऐसे ही है। तो अब 5 मैच हार गए हैं। मैक्सिमम ये 10 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, और तीन टीमें जो ऑलरेडी 6 या 8 या 7 पॉइंट पे पहुंची हुई हैं। तो अब सब तो थोड़ी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, इनके आपस में मैच है सबके। तो पेशावर जल्मी तो मोस्ट प्रोबेबली, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो मोस्ट प्रोबेबली पहुंच गई है। और मेरे हिसाब से तो आज इनका लास्ट चांस था। अगर आज जीतते और बाकी मैचेस जीतते, 12 पॉइंट तक पहुंचते, तो शायद इनका कोई चांस था। अब तो मेरे हिसाब से दे आर आउट। बिल्कुल इनकी तो मुझे इस दफ़ा कैप्टनसी में भी थोड़े फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। आज मैंने नोट किया है कि जब दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे तो मुबस्सिर खान का एक ओवर बचा के रखा हुआ था, जो कि एंड पे उन्होंने करवाया और उसमें उनको मार भी पड़ गई। तो लेफ्ट हैंडर दो खेल रहे थे तो बेस्ट ऑप्शन था मुबस्सिर मेरे ख्याल से। तो जी बिल्कुल। आसिफ अफरीदी को जो 18th ओवर दिया था, शायद वो उसका नहीं बनता था। प्लस इनका आज फिर बैटिंग ऑर्डर में इन्होंने फिर बंड मारे। अब आप कोयटा की टीम देखें तो कोयटा की टीम ऑन पेपर इनसे कभी भी बेहतर नहीं थी। लेकिन कोयटा ने और सऊद शकील ने अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूज किया, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। बैटिंग में शायद नाफे को दोबारा चांस दे सकते थे ओपनिंग में, लेकिन उसके अलावा तो बड़ा अच्छा यूज किया कोयटा ने अपने बॉलर्स को, अपनी बैटिंग को। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं देख रहा था एक अच्छी एडिशन थी लेकिन वो लेट थोड़ी है। बैन सीयर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन रिजवान की वही बात है कि उनकी थोड़ी सी बॉलिंग चेंजेस में इश्यूज थे, जो कि डैरिल मिचेल को उन्होंने उस टाइम ओवर दिया जिस टाइम वो शायद मुबस्सिर खान का लास्ट ओवर रखना बनता नहीं था उधर। फिर जो एक ओवर दिया अगर उन्होंने बचा लिया, तो जब आपके पास बॉलर्स के ओवर पूरे जा रहे हैं और ठीक जा रहे हैं, फिर आपका दूसरा ओवर उधर देना नहीं बनता था, जिसमें उनको मेरे ख्याल से 14 रन का वो ओवर हुआ। और उधर से फिर सारा मैच जो है वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया कोयटा की तरफ। यार उनने कहा ना कि ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रांग लग रही है पिंडी शुरू से, लेकिन यार मेरे ख्याल में ऑन पेपर भी ना ये शुरू से बिल्कुल स्ट्रांग नहीं रहे, क्योंकि आप खाली एक बैटिंग के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और हमने देखा कि शुरू में बैटिंग ने 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया। फिर ज़ाहिर-सी बात है, जब आपकी बॉलिंग कुछ ना कर रही हो तो 2-200 भी करे ना आपकी बैटिंग, फिर नहीं होता। फिर उसके बाद उनकी बैटिंग का भी कॉन्फिडेंस गिर गया। फिर हमने देखा कैसे अब्दुल्ला फज़ल का उनको नंबर चेंज करना पड़ा, फिर ऊपर से फिर नीचे लेके आए उसको। फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा कॉन्फिडेंस गिर जाए ना तो नहीं होता। लेकिन इतनी महँगी टीम आपने खरीदी, आपने इतना बड़ा कोचिंग पैनल लेके आए, अच्छे-अच्छे अपने भी लोकल भी उठा लिए कोचेज़। उसके बावजूद भई आपको अच्छे बॉलर्स पिक करना नहीं आया। आप आमिर को पिक कर रहे हो, आप उस पे रिलाय कर रहे हो। जिस बंदे ने पूरा साल कोई डोमेस्टिक वगैरह में नहीं, कि कोई परफ़ॉर्मेंस तो छोड़ो, खेला ही नहीं है अगला बंदा। तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कि वो आपको पूरा अकेले अपने बलबूते पर टूर्नामेंट जितवाएगा। और बाकी कह सकते हैं यार, इंजरीज़ भी थी ज़मान खान का जो इन्हें सेटबैक मिला टूर्नामेंट से पहले। तो उस पे भी काफ़ी रिलाय कर रहे थे टी20 में। लेकिन ज़मान खान की भी परफ़ॉर्मेंस नेशनल टी20 कप में उस लेवल की नहीं थी जिस तरह का वो पहले बॉलर था। तो कह सकते हैं कि ये हुआ, लेकिन फिर वही बात है, इंजरीज़, नसीम को भी इंजरी हो गई। तो वो बात अलग है, लेकिन आपको अच्छे बॉलर्स पिक करने चाहिए थे। आप 1-2 बॉलर्स के थ्रू भी ना पूरा टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। तो ब्लंडर तो बहुत बड़े मारे हैं इन्होंने। हसन भाई की बिल्कुल बात ऐसे ही है साबित सबसे। करूंगा। हमने यहाँ पे जी। बात की थी लास्ट वीडियो में, जो पिंडी की बात की थी, हमने हमने साद मसूद की बात की थी। आज आपने देखा उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, उसने बैटिंग भी अच्छी की। पहले 4 मैच आपने रिशाद हुसैन के लिए उसको क्यों बिठाए रखा, ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद अब्दुल्ला फजल को नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 5 पे भेजना, वो ब्लंडर था। आज मुबस्सिर खान को नंबर 9 पे भेजा, वो एक और ब्लंडर था। तो ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए इस मैनेजमेंट को या रिजवान को या इनके ओनर्स को कि हम नई फ्रेंचाइज हैं तो हम नहीं, हमें टाइम लगेगा। आप फ्रेंचाइज नहीं थे, लेकिन आप बिल्कुल मुल्तान के सेटअप उठा के आपकी टीम में आया हुआ था। जो मुल्तान एक काफी टाइम से सेट थी, और मुल्तान जो है वो एक दफा की चैंपियन भी थी, 2-3 फाइनल भी खेले थे।
तो आप नए कहीं से भी नहीं थे, आपकी मैनेजमेंट में जो लोग हैं, वो पहले पीएसएल से पीएसएल के साथ हैं। तो नया ये वाला एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए इनको कि हम नई फ्रैंचाइज़ है, तो हम अगले सीज़न बेहतर होके आएँगे। तो वही हसन भाई ने बिल्कुल सही बात की कि आप बैटिंग अच्छी उठा के आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। बॉलर हमेशा आपको टूर्नामेंट जिताते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही बात की है सईद भाई। और मैं एक चीज़ बड़ी सरप्राइज़ थी जो आज मुझे लगी, इनके लास्ट 2-3 मैचेस में जो पॉजिटिव चीज़ थी वो डयान फॉरेस्टर थे। आज वो ही नहीं खेले, उनको ड्रॉप कर दिया गया। मेरी समझ से ये बिल्कुल बाहर था। यार मेरी इसमें ये राय है ना, वैसे देखा जाए चलें वो कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ना अभी तक पूरे टूर्नामेंट में आज उनकी वैसे बॉलिंग के लिए तो उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, बेंच में कुछ था ही नहीं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी उनमें से आज इन्होंने बेस्ट टीम खिलाई थी अपनी, जो उनके पास था। लेकिन वही बात है कि बहुत लेट आप जाके खिला रहे हो, आपकी फिर बैटिंग ने, वही बात है, बीच में कहीं एक दिन ऐसा भी आता है कि आपके, आज देखा होगा डेरिल मिचेल ने क्या किया, प्रॉपर स्ट्रगलिंग नॉक खेल के गया, और बिलिंग्स बिलिंग्स भी जल्दी आउट हो गया था, उसने वही रिवर्स स्वीप वाली बात आ गई। लेकिन वही बात है ना, आपकी कभी ना कभी बैटिंग भी फ्लॉप होगी बुरी तरीके से। तो ये इनको ना आज थोड़ी बैलेंस लग रही थी, क्योंकि बॉलिंग तो हो नहीं सकती अब उस तरह की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्लेइंग 11 पिछले मैचेस से बेहतर थी। अगर ये कॉम्बिनेशन वो शुरू में ट्राई करते, शुरू से ही, तो शायद थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता। साथ नसीम भी होता शुरू में 1-2 मैचेस में, शायद उसको भी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता। तो अब बहुत लेट इन्होंने ये ट्राई किया है, और अब मुझे तो लगता है अभी भी चांस है, लेकिन प्रॉपर बाहर तो नहीं हुए। अभी 5 मैचेस जीत जाएँ और शायद कुछ बन जाए, क्योंकि अभी टूर्नामेंट पड़ा है काफ़ी। लेकिन वही बात है कि अभी लग तो ऐसे ही रहा है कि बाहर हो गए। हसन भाई, हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन होता है, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप उस्मान ख्वाजा के लिए यासिर खान को नीचे कर रहे हो, तो आपको अब्दुल्ला फजल को फिर ओपनिंग करवा के और उस्मान ख्वाजा की जगह पे डेयान फॉरेस्टर को नीचे खिला लेते जहाँ पे साद मसूद खेल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता। आप अपने लोकल प्लेयर के लिए क्यों जो है ना ओपनिंग स्लॉट चेंज नहीं करते, और एक फॉरेन प्लेयर के लिए आप जो है अपना ओपनर को नीचे कर देते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि ये कैसी मैनेजमेंट है ये। खैर भाई, मुझे लगता है कि इन्होंने इनका जो आज प्लान था, अगर कमरान गुलाम रिजवान ने टॉस पे कहा था कि उसको शायद कुछ स्ट्रेस है, तो इंजर्ड है वो, इस वजह से आज नहीं खेला, तो मुझे लगता है इन्होंने उस वजह से यासिर खान को खिलाया इनिशियली। मुझे लगता है इनका प्लान यासिर खान को ड्रॉप करना था और कमरान गुलाम ने खेलना था टीम पे। लग तो यही रहा था। और मुझे भी वैसे कंपेयर करें ना इनकी बाकी 4 मैचेस में प्लेइंग 11 आज से, तो आज इनके पास बैटिंग में भी जब 7 आउट हुए तो मुबस्सिर खान बैटिंग करने आए, और बॉलिंग में भी इनके पास 7 ऑप्शन थे। तो आज का इनका जो टीम का बैलेंस था वो बेहतर था बाकी 4 मैचेस में। बाकी 4 मैचेस में तो इनके पास बॉलर ही नहीं होता था। तो इस वजह से मुझे भी आज इनकी टीम बेहतर लग रही थी। लेकिन फिर एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई, डेरिल मिचेल का नंबर 4 पे आना। ठीक है, आप उनको वैसे भेज सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली पता है कि ये जो गोरे होते हैं, ये स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, खासकर मिस्ट्री स्पिनर्स को। आपने देखा इंडिया के खिलाफ सीरीज में, आपने वर्ल्ड कप में देखा, इनसे कुलदीप यादव, वरुण और अबरार, ये उस्मान तारिक इनसे पिक नहीं होते। तो आपको पता था कि उस्मान तारिक और अबरार ने वहाँ पे बॉलिंग करनी, तो आप वहाँ पे डेरेल मिचेल और बिलिंग्स की जगह आप भेज सकते थे। मुबशिर को भी भेज सकते थे, आप साद को भी भेज सकते थे, आप अब्दुल्ला को भी भेज सकते थे, इन तीनों के ऊपर, ताकि वो पाकिस्तानी बंदे वो उनसे बेहतर ही खेलते। आपने देखा एंड पे साद ने वो काशिफ भट्टी को भी छक्के मारे, और वैसे भी बेहतर पिक कर रहे थे उस्मान को और अबरार को। मिचेल बिल्कुल ही क्लूलेस था उस्मान तारिक के अगेंस्ट, और 2-3 बार रुका भी, तो समझ नहीं आ रहा उसको। तो ये इनसे ब्लंडर हुए, और इसकी वजह से अब मैथमेटिकली तो शायद ये हैं, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो मोहम्मद रिजवान की जो परफॉर्मेंस है ना, वो पिंडी को बहुत अफेक्ट कर रही है, क्योंकि वो हमेशा से पीएसएल में जिस भी टीम में होते हैं वो उस टीम की बैकबोन ही होते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक जो है ना उनके लिए एक वीक पॉइंट ये भी है। बिल्कुल, रिजवान तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं आज भी। टेक्निकल भी फ्लॉज़ हैं, मेंटल भी ब्लॉकेज लग रहा है, जैसे कुछ अर्सा पहले और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स पे था। तो इनका टेक्निकल भी इशू चल रहा है, आज भी इनकी टाँग नहीं बाहर आई, और इनका हेड गिर रहा है ऑफ स्टंप से बाहर, और टाँग इनकी नहीं निकल रही, वेट आगे नहीं आ रहा।
जिसकी वजह से एज निकल गया। तो टेक्निकल मसला भी है, और मुझे लगता है मेंटल भी रिजवान के साथ जो चल रहा है पिछले 1-2 साल से, वो नजर आ रहा है रिजवान के ऊपर। और पाकिस्तान के लिए भी कंसर्निंग ये है कि वो जैसे बांग्लादेश वाली सीरीज़ में रिजवान ने खेला है ना, तो वही एक तरह से अपनी बुरी फॉर्म को कैरी किया उसने पीएसएल में भी। तो वो हमें तो लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत ज़रूरत है रिजवान जैसे बैटर की, जैसे वो खेलता आया है पहले। तो अब अभी तो बुरा लग रहा है काफ़ी जैसे वो खेला है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि एटलीस्ट वो तो खेल ले यार। लॉन्गर फॉर्मेट में हमें उसकी काफ़ी ज़रूरत है। अगले जो 5 मैचेज़ हैं वो उसके लिए भी एक तरह से इम्पोर्टेंट तो होंगे काफ़ी ज़्यादा। उन्हीं में परफ़ॉर्म कर जाए तो काफ़ी है वो, एटलीस्ट वो कैरी कर सकता है फिर आगे जो लॉन्गर फॉर्मेट्स के मैचेज़ आ रहे हैं, स्पेशली टेस्ट मैचेज़। बिल्कुल, आपने ठीक बात की हसन भाई। और हमने तो पिंडीज़ पे तो बहुत बात कर ली, अब कोयटा ग्लैडिएटर पे थोड़ी-सी बात करते हैं कि इनकी बैटिंग में जो मुसलसल नाकाम हो रहे थे, राइली रूसो आज उन्होंने भी 50 की। ये एक उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कोयटा के लिए। और हसन नवाज़ तो इस पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंट परफॉर्मर नज़र आ रहे हैं। और ख्वाजा नाफे को भी देखा जाए तो वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। हसन भाई आप यार बताएं, फौजन यार आफिया की नंबर पे आप बताएं, आपको क्या लग यार रहा है आप उसका? एक दिन उसको चौथे नंबर पे भेजोगे, एक दिन ओपनर भेजोगे, तो यार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने बैटर्स के साथ? आप खिलाओ उनको अपने आप ओरिजिनल नंबर पे खिलाओ, कभी सऊद आ जाता है ओपनर, कभी वो चौथे नंबर पे आ जाता है। तो ये हमें अब हमारे समझ नहीं आते कैसा माइंडसेट है हमारे जो लोकल कोचेज़ हैं मुझे, और जो हमारे जो इन्फ्लुएंस होता है जिनका, पता नहीं क्या सोच के ऐसे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन यार मुझे कोयटा के चांसेस ओवरऑल अगर बात करूँ ना, ख्वाजा नाफिक का कसूर नहीं है वैसे, ओवरऑल भी इनकी बैटिंग देखे ना, तो आज कर गए क्लिक तो वो अलग बात है। आज भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, आपने देखा होगा पहले 10 ओवर्स में ये प्रॉपर आप समझ लो ओडीआई क्रिकेट खेल रहे थे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इनकी बैटिंग में इतना स्पार्क है कि ये आगे जीत सकते हैं। हाँ, बैटिंग में भी उस कदर है कह सकते हो, लेकिन बॉलिंग में आपके पास सिर्फ उस्मान तारिक हैं और अबरार अहमद हैं। और उस्मान तारिक आपको पता है अटैकिंग बॉलर है, जब उसको आप हिट करने की तरफ जाओगे, टुल्ले मारने की तरफ जाओगे जो हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, तब जाके आपको विकेट दे के देगा। वैसे वो मतलब स्ट्राइक बॉलर थोड़ी ना है आपका। और अबरार तो स्ट्रगल कर रहा है देखा जाए इस पूरे पीएसएल में, जैसा वो वैसे बॉलिंग करवाता होता है। तो इनकी तो बॉलिंग भी उस तरह से थ्रेटनिंग नहीं लग रही जो इनको मतलब टूर्नामेंट जितवा सके। मुझे तो अभी इनके चांसेस कम ही लग रहे हैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के भी। कोयटा सईद भाई का आप इस क्या है भाई, सईद भाई कोयटा आप में कोयटा के पे मैं एक चीज ऐड करता हूँ। इन्होंने हमेशा, हालांकि मेरा शहर है, मैं खुद कोयटा से हूँ, तो वैसे तो आइडियली मुझे कोयटा को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैंने इनको पहले सीजन के अलावा कभी सपोर्ट नहीं किया। उसकी रीजन सिर्फ एक है कि ये एक स्पेसिफिक क्लब है, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट क्लब कहते हैं। कराची में जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा, ये वहाँ के प्लेयर्स को खिलाते हैं, उन्हीं को ऐसे इन्होंने अपने कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो बनाया हुआ है कि जो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में परफॉर्म करेगा उसको ये मौका देते हैं कोयटा में, ताकि वो इनको आगे भी ये मतलब आगे भी उसको यूज कर सके। तो इन्होंने पहले भी ऐसे किया पास्ट में। अब एक प्लेयर था अहमद शहजाद, ठीक है, अब उससे हमारी लाख इख्तिलाफ हैं, जो भी उसने किया है क्रिकेट अपने टीवी पे बैठ के जो भी वो बातें करता है। लेकिन उसके प्लेइंग डेज में 2019 के पीएसएल में उसने 310 रन किए थे, और बाद में इन्होंने उसको खिलाया था। शुरू में ड्रॉप किया था, बाद में आके उसने कुछ अच्छी इनिंग्स खेल के ये चैंपियन बने। नेक्स्ट सीजन इन्होंने अहमद शहजाद को पिक करके नंबर 3 पे कर दिया, और ओपनर ये भेजे थे वॉटसन और रॉय को। तो इन्होंने हमेशा ये किया कि ये गोरे को जो है, जो जो पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा नहीं दे सकता, ये हमेशा उसको प्रेफर करते हैं अपने लोकल प्लेयर को। आप देखें कि पाकिस्तान के लिए आप क्या दे सकते हैं, पाकिस्तान के लिए आप क्या प्रोवाइड करें इस लीग के थ्रू। आप कोयटा के लिए तो कुछ कर नहीं रहे, वो तो चलें, आप आपका पैसा लगा हुआ है, आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए तो कर सकते हैं। आप क्यों लोकल प्लेयर्स को, आप क्यों बाहर के प्लेयर को प्रेफर करते हैं लोकल प्लेयर को? आज आपने देखा सैम हार्पर और राइली रूसो ऊपर गए हैं, ख्वाजा नाफे आज फिर नंबर 5 पे। तो अगर आपने इतने ज्यादा ओपनर रखने थे, आपके प्लान में नहीं था वो उसको ओपनर खिलाना, तो आप उसको रिलीज कर देते। मुझे जितना याद पड़ता है, नाफे के लिए बिडिंग वॉर भी चल रही थी इनकी एक दो टीमों के साथ। तो आप, बेहतर है आप किसी प्लेयर को इस तरह से यूज करने के, आप उसको छोड़ दें, वो किसी और टीम में जाके शायद ओपनर खेल के वो परफॉर्म कर लेता।
तो ये सबसे बड़ा मेरा वो एतराज़ है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट पे, वो हमेशा इस तरह करते हैं। फॉरेन प्लेयर को वो प्रायोरिटी देते हैं अपने लोकल प्लेयर पर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कोयटा ग्लैडिएटर में कि मैं तो पहले मैच से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जहाँ दाद खान खेलेगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई वो क्यों स्टार्ट वाले मैच नहीं खेला। आज भी उसने एक अच्छा कैमियो खेला है, 6 बॉलों पे 21 स्कोर किए हैं। और बॉलिंग में भी वो पावर प्ले में इनके पास पूरे पीएसएल में नज़र नहीं आ रहा कोई अच्छा बॉलर। जो पावर प्ले में एक बॉलर इनके पास होता है, दूसरा ये मिसिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको स्टार्ट में रन्स हो जाते हैं। तो आज उसने पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग की, ओवरऑल उसने अच्छी बॉलिंग की है। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टूर्नामेंट के स्टार्ट से खेलेगा। बिल्कुल इनका भी वही था, इन्होंने इनका कॉम्बिनेशन का मसला था। आज उन्होंने इसको चांस दिया, उसने अच्छा किया। लेकिन हसन भाई की बात से मैं एग्री करूंगा कि अब भी मुझे ये उस तरह की टीम नहीं लग रही जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करे। चलें अब थोड़ी सी पॉइंट टेबल पे बात करते हैं। पॉइंट टेबल पे पहले नंबर पे मुल्तान सुल्तान 5 मैचेस में 4 जीत के 8 पॉइंट के साथ पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे अनबीटन पेशावर ज़ल्मी, 4 मैच 3 जीते और एक जो इस्लामाबाद के साथ वॉश आउट हुआ था। फिर इस्लामाबाद 5 मैच और 3 पॉइंट और 3 विन्स और 7 पॉइंट। फिर कराची 4 में से 3 विन 6 पॉइंट। फिर कोयटा 5वें नंबर पे 5 मैच 2 विन 3 लॉस और इनके 4 पॉइंट्स। और ऐसे ही लाहौर के 4 मैचेस में 2 विन 2 लॉस 4 पॉइंट। और पिंडी और हैदराबाद अभी तक अपना कोई भी मैच जीत नहीं सके। हैदराबाद और कल के मैचेस के बारे में आपकी क्या प्रिडिक्शन है? कल डबल हेडर है, जबकि पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर का। तो क्या आप दोनों की क्या राय है, कौन जीतेगा? तो मैं अभी यार से ना, अब मैं हसन भाई एक सेकंड में आपकी बात काटता हूँ। मैं अभी से हिसाब रखूंगा प्रिडिक्शंस का, और फिर मैं उसको कैलकुलेट करके साथ लगाता जाऊंगा कि हम हमारी कितनी प्रिडिक्शंस ठीक हो रही है। तो आप हसन भाई कल की दोनों मैच की प्रिडिक्शन दें, और आप दोनों से क्वेश्चन मैं करूंगा, थोड़ा सा जल्दी है लेकिन अपने टॉप फोर भी बता दें जिस हिसाब से अभी तक चल रहा है टूर्नामेंटों के हिसाब यार पहले मैच की तो मैं यही कहूँगा कि लाहौर बहुत स्ट्रगल करता है अपने होम ग्राउंड से बाहर, तो वो तो क्लियर एडवांटेज होगा पेशावर ज़ल्मी को, अगर वो अपनी तरफ से बहुत बुरी क्रिकेट नहीं खेलते, क्योंकि लाहौर बहुत स्ट्रगल करता है अपने होम ग्राउंड से बाहर, ये तो पक्का है। तो पहली तो पेशावर ज़ल्मी है, और दूसरा मुझे फील आ रहा है कि कल ना हैदराबाद कर सकता है कमबैक। और अगर मैक्सवेल के चांसेस तो हैं कल वो आ जाए, तो अगर वो खेल गया प्लेइंग 11 में तो शायद उससे परफॉर्म ना हो, क्योंकि आते साथ ही आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका प्लेयर परफॉर्म करके देगा। लेकिन अगर वो ना भी खेला तो मुझे लग रहा है कि कल हैदराबाद शायद कम बैक कर ले, पहला मैच जीत ले अपना आगे। से। टॉप फोर भी बता दें अपने अब तक जो चला PSL उसके हिसाब से। यार टॉप फोर अभी प्रिडिक्ट करना, तो अभी तो 5-5 मैचेस भी हर टीम ने नहीं खेले हुए, तो मुल्तान सुल्तान कह सकते हो, पेशावर ज़ल्मी कह सकते हो, इस्लामाबाद कह सकते हो, और जो चौथी टीम है उसमें अभी कुछ नहीं कह सकता मैं। वैसे लग तो रहा है कराची के ही चांसेस लग रहे हैं, तो ये 4 होगी। ये क्या है प्रिडिक्शन और टॉप फोर? प्रेडिक्शन ये नहीं कि मेरी अपनी टीम है पेशावर, लेकिन इस टाइम वो वेल बैलेंस्ड है, तो उनको ज़ाहिर सी बात है वो एक लाहौर कलंदर की के ऊपर वो एडवांटेज है स्टेडियम का, नेशनल स्टेडियम का। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी। और दूसरे मैच में मुझे भी लग रहा है कि हैदराबाद किंग्स मैन जो है ना वो कल थोड़ा कम बैक करेंगे, ताकि टूर्नामेंट भी थोड़ा एक्साइटिंग हो तो मज़ा आएगा। तो टॉप फोर भी बता दें अब तक जो टॉप आप देख। फोर, मेरे टॉप फोर्स मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुझे लग रहा है कोयटा ग्लैडिएटर। मैं मैं कल पहले मैच में ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी के साथ जाऊंगा। अगेन वही बात करूंगा, इसलिए नहीं कि मेरी टीम है, लेकिन वो बेहतर है लाहौर से काफी। दूसरे मैच में मैं भी हैदराबाद के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है कल वो अपना पहला मैच जीतेंगे। और कराची को बड़ा डैमेज कर दिया पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह से हराया, तो वो उधर से शायद रिकवर करने में उनको टाइम लगे 1-2 मैच। और दूसरा टॉप फोर में मेरी टीम होगी पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान, इस्लामाबाद और कराची। चलें ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।
इंशाल्लाह कल 2 मैच हैं, तो उम्मीद करते हैं कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, और अपनी भी प्रेडिक्शन जो है ना कमेंट में ऐड कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।